हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम विदाई संभाषण पाठ का सारांश समझने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। बच्चों, विदाई संभाषण बाल मुकुंद जी की एक सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्टे का एक अंश है। लॉर्ड कर्जन भारत के 2 बार वॉइस रॉय रहे। उनका पहला कार्यकाल सन 1899 से 1904 तक रहा और दूसरा कार्यकाल 1904 से 1905 तक रहा। बाल मुकुंद जी का यह व्यंग्य पाठ लॉर्ड कर्जन के समय भारत व भारतीयों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत कार्य हुए, कई नए आयोग भी बनाए गए, लेकिन इन सब का उद्देश्य बस शासन में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना था और देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की पूरी कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और बंगाल का विभाजन भी कर दिया। लेकिन काउंसिल में अपनी मनपसंद के एक अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करवाने के चक्कर में उन्हें देश और विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ा, जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा तत्काल मंजूर भी कर लिया गया। इसके बाद वे वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ की शुरुआत में लेखक भारत में लॉर्ड कर्जन का शासन खत्म होने पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि इस संसार में सब बातों का एक न एक दिन अंत जरूर होता है, लेकिन किसी ने भी यानी न देशवासियों ने और न स्वयं कर्जन ने यह सोचा होगा कि इतनी जल्दी उनके शासनकाल का अंत हो जाएगा। इससे पता चलता है कि कर्जन और देशवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर दोनों का कोई बस नहीं है। यहाँ पर तीसरी शक्ति इंग्लैंड की महारानी को कहा गया है, जिसके आदेश वॉइस रॉय को भी मानने पड़ते थे। लेखक आगे कहते हैं कि किसी से भी बिछड़ने का समय बहुत अधिक दुखदायी होता है, इसीलिए आज कर्जन से बिछड़ने पर हम सब भी बहुत अधिक दुखी हैं। हालांकि जब कर्जन दूसरी बार वॉइस रॉय बनकर भारत आए थे तब भी भारतवासी खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि कर्जन इस देश को छोड़कर कल ही वापस चले जाएं, मगर ऐसा हुआ नहीं। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे कर्जन का देश देखने का मौका तो नहीं मिला, इसीलिए मुझे यह नहीं पता है कि वहां पर एक दूसरे से बिछड़ते समय लोगों को दुख होता है या नहीं, मगर हमारे देश में तो पशु पक्षियों को भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख होता है। लेखक अपनी इसी बात को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। लेखक कहते हैं कि एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थी। उनमें से एक गाय काफी बलवान थी तो दूसरी गाय थोड़ी कमजोर थी। बलवान गाय अक्सर कमजोर गाय को अपनी सींगों से मारा करती थी। एक दिन शिव शंभू ने उस बलवान गाय को एक पुरोहित को दे दिया। बलवान गाय से बिछड़ने पर रोज उससे मार खाने वाली दुर्बल गाय बहुत दुखी हुई और उसने उस दिन भर कुछ नहीं खाया। लेखक कहते हैं कि जिस देश में पशुओं को भी एक दूसरे से बिछड़ते समय दुख होता है तो सोचिए उस देश में मनुष्यों की क्या दशा होती होगी। लेखक आगे कहते हैं कि इस देश में जितने भी शासक आए एक न एक दिन सब लौटकर अपने देश वापस चले गए, इसीलिए कर्जन को भी एक दिन वापस जाना ही था। लेकिन उसके शासनकाल का अंत इतना दुखद होगा यह किसी ने नहीं सोचा। मगर जब कर्जन दूसरे कार्यकाल के लिए भारत आए तो उन्होंने मुंबई में उतरते वक्त कहा था कि मैं यहाँ से जाते समय भारत को ऐसा बनाकर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले शासकों को वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, वे वर्षों तक चैन की नींद सो सकेंगे। मगर हुआ इसका उल्टा। कर्जन ने अपनी गलत नीतियों के कारण पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, जिससे चारों ओर अशांति फैल गई। इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत आने वाले नए शासकों को अगले कई वर्षों तक बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लेखक आगे कहते हैं कि इस देश में कर्जन ने जितनी इज्जत पाई और जितना बड़ा ओहदा पाया, यहाँ से जाते समय सब खत्म हो गया। जितनी शानो शौकत कर्जन ने दिल्ली दरबार में देखी उतनी
नहीं तो अलिफ लैला के एक पात्र अलादीन ने अपना चिराग रगड़कर व बगदाद के खलीफा अबुल हसन ने गद्दी पर बैठकर भी नहीं देखी होगी। यानी भारत आकर लॉर्ड कर्जन ने अथाह मान सम्मान व धन दौलत कमाई। कर्जन की इस देश में इतनी शान थी कि वो और उसकी पत्नी सोने से बनी हुई कुर्सी पर बैठते थे और देश के सभी राजा महाराजा सबसे पहले उसी को सलाम करते थे। जुलूस में कर्जन का हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। यानी ईश्वर और इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद इस देश में कर्जन का दर्जा ही सबसे ऊंचा था। लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि एक प्रधान सेनापति को भी उससे बड़ा माना जाने लगा है। लेखक कहते हैं कि वैसे तो कर्जन को बहुत ही गंभीर व्यक्ति माना जाता था, मगर काउंसिल में उटपटांग कानून पास कराते वक्त उसकी यह गंभीरता नजर नहीं आती थी। धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा और बार बार इस्तीफे की धमकी देने के कारण उसे अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा। इस देश के हाकिम कर्जन के इशारों पर नाचते थे और सभी राजा महाराजा उसके एक इशारे पर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। कर्जन ने इस देश के कई राजाओं को बर्बाद कर दिया तो कई नालायकों को ऊंचे ओहदों पर भी बिठाया। उसने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी एक फौजी ऑफिसर को अपनी इच्छा से एक पद पर न बिठा सकने के कारण उसने गुस्से से इस्तीफा दे दिया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया। यानी वह अपनी मर्जी से एक ऑफिसर तक की नियुक्ति नहीं कर सका, उल्टा उसे अपना पद भी गंवाना पड़ा। कर्जन के लिए इससे भी अधिक दुखदायी यह रहा कि उसे नए वॉइसरॉय के आने तक अपने पद पर अनिच्छा से बने रहना पड़ा। इसके बाद लेखक कर्जन से कई सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए थे और क्या करके चले गए। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के हित में कार्य करे, लेकिन आपने इस देश की प्रजा के हित में कोई कार्य नहीं किया। आंख बंद कर मनमाने हुक्म चलाना, प्रजा की कोई बात न सुनना, प्रजा की आवाज को दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध अपनी जिद से काम करना, क्या इसे ही सुशासन कहा जाता है? यहाँ पर लेखक कैसर और जार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कभी कभी वे भी अपनी प्रजा की बात सुन लेते थे। बच्चों, कैसर शब्द जर्मन तानाशाह शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि जार शब्द रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। और लेखक यहाँ पर यह भी बताते हैं कि किस तरह नादिर शाह ने आसिफ शाह की प्रार्थना सुनकर क्षण भर में ही दिल्ली में कत्लेआम रोकने का हुक्म दे दिया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कितना क्रूर बादशाह हो या तानाशाह, वो लोग भी कभी कभी अपनी प्रजा की बात सुन लेते थे। लेकिन प्रजा की बात सुनना तो दूर, कर्जन ने उनको कभी अपने पास फटकने भी नहीं दिया और 8 करोड़ भारतीय जनता ने कर्जन से बंगाल का विभाजन न करने की प्रार्थना की थी, जिसे अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने अनसुना कर दिया। लेखक कहते हैं कि इस देश की जनता अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि इस संसार में सभी चीजों का एक न एक दिन अंत होना निश्चित है, इसीलिए उनका यह दुख भरा समय भी एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। लेकिन कर्जन कृतज्ञता की इस भूमि यानी भारत भूमि की महिमा न तो समझ पाया और न ही इस देश के लोगों का प्यार व विश्वास जीत पाया, जिसका लेखक को बहुत दुख है। लेखक कहते हैं कि कर्जन ने इस देश की शिक्षित जनता पर तो कभी ध्यान नहीं दिया, मगर वह यहाँ की उस अनपढ़ जनता के बारे में कभी कभार सोच लिया करता था, जो नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की प्रशंसा के गीत गाती है। राजकुमार नर सुल्तान ने अपने जीवन के कई साल नरवरगढ़ में बिताए थे। जब उसके जीवन में संकट आया था, उसने नरवरगढ़ में चौकीदारी से लेकर अनेक ऊंचे पदों में काम किया। लेकिन जब वह नरवरगढ़ से अपने घर लौटने लगा तो वह नरवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूला। विपत्ति के समय पनाह देने वाले नरवरगढ़ को उसने ढेरों आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। अंत में लेखक कर्जन से सवाल करते हैं कि जिस देश ने तुमको इतना सब कुछ
दिया, क्या इस देश से जाते वक्त तुम इस देश का शुक्रिया अदा कर जाओगे? क्या तुम यह कह पाओगे कि हे भारत, मैंने तेरी बदौलत सब कुछ पाया, धन दौलत शानो शौकत रुतबा यानी सब कुछ हासिल किया। तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर मैंने तुझे नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हे संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तब तक मैंने तेरी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। अब मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, इसीलिए अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं तेरे लिए प्रार्थना अवश्य कर सकता हूँ कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले शासक तेरे इस महान गौरव को समझें। करजन, आप इतना तो कर ही सकते हैं, और इतना कहने मात्र से ही ये देश तुम्हें माफ कर देगा। मगर करजन, तुम्हारे अंदर इतनी उदारता कहाँ, यानी तुम इतने कृतज्ञ कहाँ? तो बच्चों, ये था विदाई संभाषण पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी पाठ के सारांश को और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।